Hello friends, it's our second lecture for human health and diseases. And in the last lecture, we left off at the vaccination definition. Now we will study about the types of vaccines we have. First we have the killed vaccine. इसके एग्जाम्पल है सैल्क वैक्सीन, और ये जो वैक्सीन होती है ये पोलियो के लिए होती है और ये इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट की जाती है, जिसके अंदर किल्ड वायरस जो है हम पहले से उसके अंदर डाल देते हैं वैक्सीन के अंदर, एंड इट इज़ वीकेंड एंड बॉडी के अंदर जाकर वो हमारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और इसके एग्जाम्पल और ये किसके लिए है आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। तो सेकेंड वन इज़ एटीन्यूएटेड वैक्सीन। इसका एग्जाम्पल है सेबिन वैक्सीन, और ये भी पोलियो के लिए होती है। सो पोलियो के लिए एक होती है इंट्रामस्कुलर विच वी स्टडीड सैल्क वैक्सीन, एंड फॉर एटीन्यूएटेड वैक्सीन ये सेबिन वैक्सीन होती है पोलियो के लिए, विच इज़ OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, एंड इट प्रोवाइड्स इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी। एटीन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर हमारा क्या होता है, जो वायरस होता है वो बहुत स्लोली काम करता है, उसके अंदर बहुत धीरे धीरे वो एंटीजन्स जो है वो अपने प्रोड्यूस करता है, ताकि धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर पाए। द थर्ड वन इज़ सेलुलर कंपोनेंट वैक्सीन। इसका एग्जांपल हमारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, एंड इट्स अ टाइप ऑफ सेकेंड जनरेशन वैक्सीन विच इज़ डेवलप्ड इन RDT। ये RDT के थ्रू डेवलप करी गई वैक्सीन थी, जो कि सबसे पहले यीस्ट के अंदर करी गई थी, और यीस्ट के अंदर ही इसको RDT का जो प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक वो यूज़ किया गया था। द फोर्थ वन इज़ टॉक्सॉइड वैक्सीन। इसका एग्जाम्पल हमारा डिप्थीरिया टॉक्सॉइड है। इसमें आपको इतना ही अभी याद करने की ज़रूरत है। ये एक तरह की वैक्सीन थी। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ वैक्सीन, पहली हमारी होती है एक्टिव वैक्सीन, और इसके ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि डायरेक्टली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्टली ये चीज़ें याद करनी है, और ये इसकी फुल फॉर्म्स लिखी हुई हैं वैक्सीन्स की। तो ये एग्जाम्पल्स यू जस्ट नीड टू रिमेंबर। आप इसको पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, एंड और यू कैन राइट इट डाउन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हम मेनली तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक दो चीज़ें हिंदी में भी लिखी हैं अगर for the मतलब reference. Now the second type is passive vaccine. It includes ATS and ZEG. ATS is anti-tetanus serum, and it contains the preformed antibodies, or it is taken within 24 hours of injury के 24 घंटे के अंदर ही आपको वैक्सीन लेनी होती है। टेटनस, वी नॉर्मली हियर अबाउट टेटनस की जो जहर है वो इन केस फैल सकता है, तो हम उसको विदिन 24 आवर्स वी नीड टू टेक इट, एंड इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर दिस 6 मंथ्स के लिए। दैट वैक्सीन विल वर्क। फिर 6 मंथ्स के बाद आपको दोबारा से डोज लेना होगा उसका। ना कमिंग ऑन टू द जिग इज़ ज़ोस्टेरा इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका फुल फॉर्म भी यू नीड टू रिमेंबर, एंड ये चिकन पॉक्स के लिए होता है वैक्सीन। इसके टाइप्स क्या हैं वैक्सीन के? इट्स द फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, मतलब इसके टाइप्स हो सकते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर इन दिस केस क्रूड फॉर्म और नेचुरल फॉर्म ऑफ एंटीजन और पैथोजन इज़ इनोक्यूलेटेड इन द बॉडी। जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन किसको बोलते हैं? जिसके अंदर बिल्कुल डायरेक्टली वो वायरस जो होता है उसमें बिना कोई चेंजेस करे नेचुरली इट्स ओरिजिनल फॉर्म हम उसको बॉडी के अंदर इनोक्यूलेट कर देते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है उसके अंदर, एंड एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में क्या होता है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से फॉर्म करी जाती है। जैसे एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी है, हमने ऊपर भी अभी इसको पढ़ा है कि RDT उसके अंदर यूज़ होती है। देन थर्ड जनरेशन इज़ सिंथेटिक वैक्सीन। इसका एग्जाम्पल है डिप्थीरिया वैक्सीन। नाउ कमिंग ऑन टू द इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि कोई भी जब एंटीजन या एलर्जन जो है वो बॉडी के अंदर हमारे एंटर कर जाता है,
एलर्जन के लिए वी नो कि मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हमने इसको लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था. इफ़ यू गाइज हैवंट सीन दैट लेक्चर तो पहले वो लेक्चर देखिए. इट्स ऑल कनेक्टेड. सो जो मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स होते हैं वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये दोनों को रिलीज़ करते हैं मेनली ये जो सेल्स होते हैं, ताकि एंटीजन और मतलब इन्फ्लेमेशन बेसिकली के अगेंस्ट वर्क करने के लिए. सेल्स जो कौन से रिलीज़ होंगे, यू हैव टू रिमेंबर मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स विच फर्दर रिलीजेस हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. नाउ हिस्टामिन acts as vasodilator that helps in the diffusion of the immune particles and cells out of the capillaries. Histamine acts मतलब अगर वो डायलेट करेगा हमारी वेसिकल्स को, जो हमारी वेसल्स होती हैं उसको डायलेट करेगा और वो डिफ्यूजन में हेल्प करेगा इम्यून पार्टिकल्स के ईजी डिफ्यूजन में एंड सेल्स टू गेट आउट ऑफ द कैपिलरीज. एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, अगर उसी जो पार्ट है जो टिश्यू है वहाँ पर अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए तो हम उसको ऑडेमा बोलते हैं. ये भी यू नीड टू रिमेंबर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी. नाउ कमिंग ऑन टू द रिलीज़ ऑफ इंटरल्यूकिन्स. जब इंटरल्यूकिन्स का अगर हमारे रिलीज़ होता है तो इट गिव्स अ पायरोजेनिक इफ़ेक्ट. ये सारा मतलब हम इन्फ्लेमेशन रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं. इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, इंटरल्यूकिन्स का भी इन्फ्लेमेशन में रिलीज़ होता है जो कि हमें पायरोजेनिक इफ़ेक्ट देता है. नॉर्मली तो वी कैन हैंडल, बट अगर कोई सीवियर थोड़ा ज़्यादा केस में अगर हमारे इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पर जो है इंटरल्यूकिन रिलीज़ होता है जो कि पायरोजेनिक इफ़ेक्ट देता है. पायरोजेनिक इन लास्ट लेक्चर वी ऑल्सो स्टडीड इंक्रीज़ करता है बॉडी का टेम्परेचर ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ जो है, माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है उसको रिटार्ड कर पाए. इफ़ इन्फ्लेमेशन इज़ सीवियर, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, इट लीड्स टू इंक्रीज़ इन टेम्परेचर. As I just told कि if it's severe then only the pyrogenic effect will take place so that जो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा हार्म ना हो, इसलिए हमें एंटीपायरेटिक्स लेने पड़ते हैं. सो इफ़ इन्फ्लेम पार्ट इज़ ग्लैंडुलर. नाउ इफ़ जो हमारा इन्फ्लेम पार्ट है वो कोई ग्लैंडुलर पार्ट है, कोई ग्लैंड है हमारा, तो ज़्यादा सिक्रीशंस होंगे वहाँ से. मतलब ये एक चीज़ है कॉमन सेंस की जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई ग्लैंडुलर पार्ट में इन्फ्लेमेशन होगी तो ऑब्वियस है कि वहाँ से सिक्रीशंस हमारे जो हैं रिलीज़ होंगे. जो इन्फ्लेमेशन है इट रिजल्ट्स इन द रेडनेस, ऑडेमा, फीवर. ऑडेमा विद जस्ट रेड की फ्लूइड अगर कोई फिल हो जाए, या रेडनेस, या सारे ये जो है सिम्टम्स हैं ये सारे इसके मतलब इससे प्रूव होते हैं कि इन्फ्लेमेशन इज़ देयर. एंड मोर सिक्रेशंस, ज़्यादा सिक्रीशंस इफ़ इन्फ्लेम्ड पार्ट इज़ ग्लैंडुलर. कोई इन्फ्लेम पार्ट अगर ग्लैंडुलर हुआ तो ज़्यादा सिक्रीशंस होगा वहाँ पर. सो ये भी मैंने बहुत एक्सप्लेन मतलब समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है. आप प्रेफर कर सकते हैं कि हेप्टेन एज मेडिसिन इफ़ गिवन बाय डॉक्टर तो रिएक्ट करा तो डायरेक्टली वहाँ से डेथ भी हो सकती है. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जो कि नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत हेल्पफुल है. एंड नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ एलर्जन और एलर्जी. इट कैन बी लोकलाइज्ड और सिस्टमैटिक. इट कैन बी लोकलाइज्ड, ये थोड़ा क्लियर नहीं है सो आई विल राइट इट हियर. एंड सिस्टमिक, यस. एलर्जन दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है लोकलाइज्ड और एक हो सकता है सिस्टमिक. सिस्टमिक में क्या होता है, हमारे एनाफाइलेक्सिस और एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है हमारे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो सकता है. एंड सिस्टम वैसोडाइलेशन की अगर बात करें तो सिस्टम का वैसोडाइलेशन अगर हुआ एज वी जस्ट नाउ रेड तो वहाँ पे सिस्टमिक ऑडेमा होगा और बीपी जो है लोअर होगा और पर्सन में ऑल्सो डाई फॉर दिस रीज़न. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. डायरेक्टली आप लोग को एग्जांपल्स हैं विच यू गाइज हैव टू रिमेंबर. ओके, सो कमिंग ऑन टू द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. अब अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो जो ऑर्गन या टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे एमएचसी जो है वो हमारा हेल्प करता है कंपैटिबिलिटी डिसाइड करने में ऑर्गन की. एज वी ऑल्सो रेड दिस वन इन द लास्ट लेक्चर कि क्यों हेल्प करता है, इसका रीज़न भी हमने देखा था.
इफ़ द ऑर्गन इज़ नॉट कंपैटिबल, अगर जो ऑर्गन है वो कंपैटिबल नहीं है तो बॉडी विल शो रिजेक्शन रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ किलर टी लिम्फोसाइट्स। तो इसमें डायरेक्टली मेनली एमएचसीएन किसका रोल आया सेल्स पे, अगर हम जाएँ तो किलर टी लिम्फोसाइट्स का मेजर रोल आया यहाँ पे। आफ्टर द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट और पर्सन हैज़ टू टेक द इम्यूनोसप्रेसेंट। अब ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया तो हमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे? ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, कोई नई चीज़ हुई है हमारी बॉडी में तो इन केस इट डजंट रिएक्ट उसके लिए तो हमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने की ज़रूरत है ताकि वो हमारी इम्यून एक्टिविटी को थोड़ा सप्रेस कर दे फॉर द टाइमिंग, जो कि इसका एग्जाम्पल साइक्लोस्पोरिन हो सकता है। ठीक है, यू गाइस हैव टू रिमेंबर दिस। कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। अब जो हम ग्राफ्टिंग, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो हमारे में जो मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तो नहीं बट द ग्राफ्ट्स वी ऐड मतलब हमारी बॉडी में, जैसे अगर हमारा कोई पार्ट ख़राब हो गया है, फॉर एग्जांपल कोई पार्ट जल गया है तो अगर हमें वहाँ पे उसकी स्किन को रिप्लेस करना है, वो मान लो हम मान सकते हैं कोई फेस का कोई पार्ट है तो वहाँ पर मेजरली बैक का कोई जो सही वाला पार्ट है वो यूज़ करके हम ग्राफ्ट कर सकते हैं हमारे फेस पे उसको। तो दे कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग ऑल्सो। सो फर्स्ट टाइप इज़ ऑटोग्राफ्ट, जिसके अंदर क्या होता है, जो कि सेम बॉडी से, हमारी ही बॉडी से, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है वो उस तरह से यूज़ हो सकता है। इसके एग्जांपल्स है IUC, ABG एंड वैसोग्राफ्ट इज़ टेकन फ्रॉम सिफेनस वेन। अब अगर हम देखें कि वैसोग्राफ्ट जो है वो कहाँ से लिया जाता है, वो सिफेनस वेन से लिया जाता है जो कि लेग में होता है, और इंटरनल मेमोरी आर्टरी फ्रॉम द चेस्ट, या फिर चेस्ट की इंटरनल आर्टरी मेमोरी से लिया जाता है। कमिंग ऑन टू द आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट इज़ टेकन फ्रॉम योर ट्विन, योर सिबलिंग, योर पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा जो क्लोज आ गए, जो क्लोज हमारे होते हैं, जैसे कि ट्विन्स हो गए या सिबलिंग हो गए। कमिंग ऑन टू द एलोग्राफ्ट, वी हैव अ पर्सन ऑफ द सेम स्पीशीज़। अब हमारी ही जो ह्यूमन है, जो फैमिली मेम्बर्स ना भी हो वो, क्योंकि वो आइसोग्राफ्ट के अंदर आ जाता है। देन एलोग्राफ्ट इंक्लूड्स सेम स्पीशीज़ एंड जेनोग्राफ्ट इट इंक्लूड्स ग्राफ्ट फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़। दूसरी कोई स्पीशीज़ है उसकी हेल्प से हमने ग्राफ्ट करवाया है। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमने देख सकते हैं, हार्ट वॉल्व, टिश्यूज़ यूज टू मेक हार्ट वॉल्व टेकन फ्रॉम द पिग। तो एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे पिग। नाउ कमिंग ऑन टू इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, इसके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो ये इसके भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। पहला टाइप है हमारा प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी और इनेट जेनेटिक। तो कोई जेनेटिक हमारा हो सकता है, ऐसा कि बहुत सी डिजीज़ होती हैं जो जेनेटिक होती है, बाय बर्थ होती हैं, जेनेटिक हमें मिली होती हैं, आ जाती हैं मतलब। तो हम इसका एग्जाम्पल हो सकता है स्किड, विच इज़ सीवियरली कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। एंड नंबर, इसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर वेरी लेस, बहुत ज़्यादा कम नंबर होता है बी और टी लिम्फोसाइट्स का, और इनको क्या होता है बहुत जल्दी डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। मतलब अगर कोई भी वायरस, थोड़ा सा ज़ुकाम भी हो जाए, बहुत जल्दी दीज पीपल हैव चांसेस कि जल्दी से दे कैच द डिजीज़। एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ADA, एडिनोसिन डीएमिनोज, ये जो डिज़ीज़ है मेजरली इस रीज़न से होती है। जीन थेरेपी फॉर स्किड हैज़ डन ऑन अ, जो सबसे पहली जीन थेरेपी हुई थी एक स्किड के पर्सन पे, वो एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल पे हुई थी इन 1990। अगेन फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये एक एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी है। प्राइमरी वन इज़ इनेट, नाउ सेकेंडरी इज़ एक्वायर्ड, एंड इसका एग्जाम्पल एड्स हो सकता है। अदर immunodeficiency diseases can be a GABA globulina, which includes no antibodies. A is no, and gamma globulema, इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ इंक्लूडेड ही नहीं होती है। ये डेफिशिएंसी है इम्यूनो में। अगर एंटीबॉडी ही नहीं बनेंगी या नहीं होंगी प्रेजेंट तो ऑब्वियसली इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ हमें होगी। देन थाइमिक एप्लेसिया, जिसके अंदर थाइमस जो हमारा ऑब्वियसली जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गन है हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, वही हमारा डिफेक्टेड होता है और नॉन फंक्शनल होता है। सो obviously immunodeficiency disease is bound to happen. Now coming on to the lymphatic system, लास्ट वीडियो में भी और इस वीडियो में भी टॉकिंग अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी. Now finally coming on to this, we have primary lymphoid organs which includes bone marrow and thymus.
बस इसके अंदर आपको यही याद रखने हैं 2 एग्जाम्पल्स। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चंस में भी आपको डायरेक्टली बोल देगी कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो यू शुड नो कि कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। नाउ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इंक्लूड्स स्प्लीन, पियर्स पैचेस, अपेंडिक्स, माल, गाल, लिम्फेटिक नोड्स एक्सेट्रा। ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग ऑन टू द lymph includes lymphatic nodes which is also a part of जो हम lymph बोलते हैं, जो lymphoid organ वो कहाँ से आया है, lymphatic nodes से मिलके हमारा lymph की formation होती है। You need to know this also. Coming on to the diseases or disorders, कितनी तरह के किस तरह के हो सकते हैं। पहला है हेलमिंथिस डिसऑर्डर, जो हमने ऊपर पढ़ लिया, इसका आपने स्क्रीनशॉट भी लिया था, वो सारी डिजीज़ इंक्लूड करता है। नाउ कमिंग ऑन टू द वायरल डिसऑर्डर्स, इसके अंदर हमारा एड्स आ जाता है, कॉमन कोल्ड आ जाता है, जो भी वायरस के थ्रू होने वाली डिजीज़ हैं वायरल, वो इंक्लूड करते हैं सार्स, मम्प्स, मीज़ल्स, जर्मन मीज़ल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, और मैंने यहाँ पे साइड में वायरस के नेम्स भी लिखे हैं। You also need to remember this and take screenshot of it. All right. Now talking about some common viral diseases. We have common cold, जो कि सबको हमें होता ही रहता है, we know. ये राइनो वायरस जो है वो कॉज करता है एंड इट कैन बी स्प्रेड बाय स्नीजिंग। जैसे कोई भी पर्सन जिसको कॉमन कोल्ड है, अगर वो छींक रहा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, कोई भी हमारी ड्रॉप एक पर्टिकुलर रेडियस में गिर जाती है, तो इट हैज़ चांसेस कि वो दूसरे एक हेल्दी पर्सन को कॉज कर सकता है द सेम इन्फेक्शन। एंड इट इज़ यूज्ड, अगर कॉमन यूटेंसिल्स का हम यूज़ कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, कोई कॉमन फॉर्मेट्स लाइक सम क्लोथ, हैंडकरचीफ वगैरह अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इट प्रमोट्स द इन्फेक्शन टू द हेल्दी पर्सन ऑल्सो। इट सिम्टम इंक्लूड्स माइल्ड फीवर, राइनाइटिस, एंड वी ऑल आर अवेयर, क्योंकि ये सबको हो चुका होगा पक्का कभी ना कभी। सो वी ऑल नो कि माइल्ड फीवर, राइनाइटिस, राइनोरिया विच इज़ नेज़ल फ्लो, बॉडी एक, ये सारे इसके सिम्टम्स जो हैं वो हमारे इंक्लूडेड होते हैं। ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। एक मिसकंसेप्शन हो सकता है कि लंग्स को इट माइट अफेक्ट, बट इट डजेंट, एंड सिम्टम्स डिसअपियर इन 3 to 6 days। अगर हम दवाई वैसे हार्डली इट कॉज एनी गुड टू आवर बॉडी, क्योंकि वायरल डिजीज़ है, कोई सेल वॉल इसकी ब्रेक नहीं होती, कोई हम एंटीबायोटिक नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है, बट इट is bound to disappear in 3 to 6 days. But still मतलब अगर हम इसके अंदर बोलते हैं विटामिन सी इफ वी टेक, तो इट विल हेल्प समहाउ। तो जैसे बोलते हैं कि लेमोनेड या कोई लेमन जैसी चीज़ कुछ अगर हम ले लें तो इट विल हेल्प इन टू दिस। कमिंग ऑन टू द सार्स, इट इज़ कोज बाय द कोरोना वायरस। वी ऑल नो कि कोरोना वायरस जो है वो एक सार्स का ही, उसका ही वेरिएंट है, एक पार्ट है, तो इसलिए कोरोना वायरस जो है सार्स को भी कॉज करता है। स्प्रेड थ्रू स्नीजिंग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अगेन, एंड एयरबॉर्न इन्फेक्शन, फर्स्ट स्प्रेड इन चाइना इन 2003. Now coming on to the smallpox. Smallpox is caused by the variola virus. It is contagious disease and pustules first appears. The pustules जो ऐसे हमारे बॉडी पे जो हमें देखने को मिलते हैं इन स्मॉल पॉक्स, इट फर्स्ट अपीयर्स ऑन फेस। सबसे पहले ये फेस या नेक पे आते हैं, उसके बाद वो दूसरे पार्ट्स पे फैलते हैं हमारे इस डिजीज़ के अंदर ना। pustules ड्राइज अप एंड शेड्स ऑफ एंड लीव्स अ पॉक मार्क्स। जब ये डिजीज़ ठीक होने लगती है तो ऑब्वियसली दे ड्राइज अप एंड दे शेड ऑफ, और उसके बाद हमारे मार्क्स जो है वो वहाँ पर रह जाते हैं, जो हम ऐसे माता भी बोलते हैं इन हर कॉमन लेमन टर्म्स की हो जाती है। सो दिस इज़ वॉट हैपन्स। Now vaccine for smallpox was first discovered by Edward Jenner and smallpox has been completely eradicated now. But इसके other variants भी like chicken pox सेम इसी का वेरिएंट है, तो we know
ये pustules वाला easily we can relate to this. Now coming on to the chicken pox, it is caused by varicella zoster. It is a contagious disease again. Virus also spreads through air, which is airborne है. Pustules first appears यहाँ पे abdominal zone पे, और ऊपर हमने neck और face पे पढ़ा था, यहाँ पे abdominal zone पे सबसे पहले आता है, या फिर trunk part पे, which is a thigh portion part, then later spreads on the other body parts. यहाँ पर different है, सबसे पहले जहाँ appear होता है then the smallpox. Now pustules dries up, shreds off, and also it doesn't leave any pock marks. Lactocalamine is used to prevent itching. इसके अंदर हमारी itching बहुत होती है when chicken pox is there, so we use lactomine to ease that up. Now its vaccine is Zig, जो हमने अभी ऊपर ये वाली पढ़ी थी, वही यहाँ पे वैक्सीन जो है यूज़ होती है हमारी. Now coming on to the mumps. Mumps is caused by paramyxovirus and it mainly affects parotid gland, तो इसीलिए हम इसको पैराटॉइडाइटिस भी बोल देते हैं. एंड इट कॉजेज डिफ़िकल्टी इन swallowing, swallow करने में कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इसके अंदर. एंड सीवियर फॉर्म, इफ़ मम्स लेफ्ट अनट्रीटेड इट मे अफेक्ट द गोनैड्स, जैसे कि टेस्टीज या ओव्यूल्स इन फीमेल्स और ये इन मेल्स, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेजरली इफ़ेक्ट कर सकता है. इसकी जो वैक्सीन है वो MMR है. नाउ measles is caused by the rubeola virus and it affects throat, respiratory zone majorly. Its vaccine is also MMR. German measles, it is caused by rubella virus again. This virus can cross placenta also. It's a very important point for the NEET point of view. You have to remember this, that German measles can का जो वायरस होता है रुबियोला वायरस ऑफ जर्मन मीजल्स, फॉर जर्मन मीजल्स प्लेसेंटा भी क्रॉस कर सकता है और टेट्रापोजेनिक इफेक्ट भी कॉज कर सकता है. जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, एक टेट्रापोजेनिक इफेक्ट भी कॉज कर सकते हैं. एंड इट्स वैक्सीन इज अगेन MMR. Coming on to the polio, it's caused by the polio virus. It spreads through the contaminated food and water. This virus grows in intestinal cells and then attacks or affects the motor route of spinal nerve. Polio, also called infantile paralysis, and poor growth of the limb muscles, hands or legs, happens in this polio virus. Now its vaccine is Salk vaccine or Sabin vaccine. Salk vaccine includes it is given intramuscular and it's a killed vaccine. The same things are repeating. If you see, यहाँ पे बहुत चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो अगर आप चीज़ों को अच्छे से ध्यान से माइंड में पहले ही कीवर्ड को याद कर लेंगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू कनेक्ट थिंग्स एंड टू लर्न थिंग्स. So Sabin vaccine is given orally, which is called as oral polio virus, and it is attenuated vaccine. Coming on to the hepatitis, it is caused by the hepatitis virus. It includes HAV, HBV, HCV, HDV and HEV also. इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. HAV जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है वो कोज करता है. सभी सिंगल स्टैंडर्ड RNA कोज करता है, लेकिन हेपेटाइटिस B वायरस जो है इसके फुल फॉर्म हेपेटाइटिस A virus, hepatitis B virus, this one differentiate like the other viruses from each other. Now HBV is called by double stranded DNA here. And here mode of transport is contaminated food and water. And here in all these three we have STD or sexually transmitted disease or blood transform, use of contaminated needle. And all three of them for hepatitis it is serum hepatitis. For HAV it is infectious hepatitis, and for HEV it is infectious hepatitis again, and also due to the the contaminated food and water. Now coming on to the symptoms of it, we have urine which gets dark yellow and fecal matter which gets colorless. The levels of wild pigment in blood plasma gets increased, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं. ऑब्वियसली वी नो कि जो हमारा यूरिन और जो हमारे स्टूल्स का कलर, फीकल मैटर का जो कलर आता है वो बाइल पिगमेंट्स की वजह से आता है. यहाँ पर जो कलर है उसमें ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा. ब्लड प्लाज्मा में जो है बाइल पिगमेंट्स का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो यूरिन में क्या चेंज आएगा, इट विल टर्न डार्क येलो
hepatitis की वजह से, and fecal matter will turn colorless. So the levels of SGPT, SGOT and ALP, all these gets disturbed, जिसकी हमने यहाँ पे full form भी लिखी है. You guys must note it and remember it. इन सब के अमाउंट बढ़ने से, डिस्टर्ब होने से लेवल, हमारे जो सिम्टम्स हैं हमें देखने को मिलते हैं. देन देयर इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है. नोजिया और वॉमिटिंग हमें देखने को मिलता है. नोजिया इज ऑल्सो feeling like vomiting most of the time, and then actually vomiting. And then poor fat digestion, no fat digestion, obviously loss of appetite, and poor fat digestion will also be seen here. And vaccine is hepatitis B vaccine, HDV. It grows in the presence of HBV and this is called as piggybacking. इसको हम, ये एक टर्म है जिसको आपको याद रखना है. एंड HDV जो है वो HBV की प्रेजेंस में ही ग्रो करेगा, अदरवाइज इट वॉन्ट ग्रो. इसका मतलब HBV है तो HDV भी होने के चांसेस हैं. एंड देयरफॉर नहीं, इट्स सो कॉल्ड पिगी बैंकिंग. एंड obstructive jaundice, for a term to remember, it obstructive jaundice is blockage of the bile duct. Coming on to the dengue or dengue, whatever you call it, it is caused by the dengue virus or flavivirus. It's spread by Aedes mosquito or tiger mosquito. It is caused. It causes classical dengue and hemorrhagic dengue also. So its symptoms are fever, body ache, इंटेंस पेन इन बोन्स, ब्रेक बोन फीवर भी इसलिए हम इसको बोलते हैं. रेट्रो ऑर्बिटल पेन, बैक साइड ऑफ द आइज, ऑर्बिटल पेन, रेट्रो ऑर्बिटल, बैक साइड ऑफ द आइज विल फील द पेन. डिक्लाइन इन प्लेटलेट काउंट, सम रेड पैचेस और रैशेज ऑन द स्किन एंड इंटरनल ब्लीडिंग. दैट्स वाई द प्लेटलेट count decreases. And dengue patients must avoid the aspirin or Dispirin. They can consume paracetamol. क्यों यहाँ पे मैंने रीज़न भी आई रिटन, क्योंकि ब्लड का जो डाइल्यूट करती हैं कैपिलरीज, दे कैन गेट रप्चर्ड विद बिकॉज ऑफ द एस्पिरिन. एंड गॉड्स मिल्क हैज़ मोर वाटर, सो इट विल हेल्प इन द dengue disease. Now tonic test we have for dengue. Chikungunya. In chikungunya, it's called by chikungunya virus and its vector is Aedes mosquito. Stiffening of muscles in there, pain in joints and severe abdominal pain, like patient doubles up. Abdominal pain इतना होता है कि वह यहाँ पे ये पोजीशन दिखाई हुई है, इस तरह से patients जो है mostly you will find them sitting. Coming on to the rabies, we have rabies virus. The causative agent for it is spread by the animal bites, example dog, jackal, monkey, etc. And this virus is present in the saliva of these animals. Saliva में ही present होते हैं rabies virus. Dogs having rabies virus can called as rabid dog, which is mad dog disease. Symptoms includes unusual sensations at the site of the bite, sometimes the burning sensation, sometimes the cold sensations. Now stiffening of muscles can happen, excessive salivation in the person can happen, hydrophobia, the fear of water can happen, the failure of respiratory muscles का काम करना बंद होना can also be a symptom. Its vaccine includes rabies vaccine और ribo vaccine. Rabies is 100% fatal disease है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वैक्सीन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है. Coming on to the genital warts, it's caused by the papilloma virus, and in case of the STD or VD, which is venereal disease, इसका example है. And it affects the genital parts, genitalia of male or female, can cause the cervical cancer, the cancer of the cervix, which is female का genetic part, वहाँ पे कैंसर भी cause कर सकता है. It has a pap smear test. pap smear नाम से जो टेस्ट है वो सर्विकल कैंसर डिटेक्ट करने के लिए जो है यूज़ हो सकता है. सर्वाइकल कैंसर और सर्विक्स दोनों आपने याद रखनी ये चीज़ें यहाँ पे ना. जो जेनाइटल हर्पीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ कॉज्ड बाय द HSV herpes simplex virus and it's a case of STD or VD and it can cause the cervical cancer again. नाउ इसका तो थर्ड लेक्चर है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and you know the drill again. You have to like, share and subscribe as much as you can if you like the video,
and please comment down if you have any doubts or anything. I'll come up with the third lecture soon. Thank you.